गुड मॉर्निंग बच्चों। ये है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का नेक्स्ट पार्ट। हम आप लोगों को रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार के बारे में बता रहे हैं। ये है रासायनिक अपक्रिया का तीसरा प्रकार, विस्थापन अपक्रिया। जैसे कि इसके नाम से प्रदर्शित हो रहा विस्थापन, मतलब कोई भी चीज विस्थापित होती होगी, हटती होगी, वो होती है विस्थापन। तो इसमें क्या होता है, इस अपक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। क्या होता है, जो अधिक क्रियाशील तत्व होगा वो कम क्रियाशील को उसके स्थान से विस्थापित कर देगा। जैसे जनरल हम लोग देखते हैं कि अगर अधिक शक्तिशाली होता है कोई भी व्यक्ति तो वो कम शक्तिशाली को उसके स्थान से हटा देता है, जो होता है शक्तिशाली व्यक्ति करता है। तो उसी प्रकार से अपक्रिया में भी क्या होता है, जो तत्व ज्यादा क्रियाशील होगा वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, आयरन की अपक्रिया होती है कॉपर ऑक्साइड से, CuSO4। क्या बनता है, आयरन सल्फेट FeSO4, और कॉपर अलग हो जाता है। आयरन क्या है, कॉपर से अधिक शक्तिशाली है, तो आयरन क्या करता है, कॉपर को हटा देता है, और कॉपर को हटाकर अब उसके स्थान पर स्वयं आ जाता है। तो यहाँ पर Cu की जगह क्या आ जाएगा, Fe, तो क्या बन जाएगा FeSO4, और Cu अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार की अपक्रिया को कहते हैं विस्थापन अपक्रिया। अब चौथा प्रकार है द्विविस्थापन अपक्रिया। जैसे इसके नाम से प्रदर्शित हो रहा द्वि मतलब दो जगह विस्थापन हो रहा होगा, तो वही हम देखेंगे। इस अपक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच, इसमें क्या होता है, दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। दो यौगिकों के बीच आदान प्रदान होता है, इसलिए कहते हैं द्विविस्थापन। एक हम एग्जांपल लेते हैं, सोडियम सल्फेट Na2SO4 और BaCl2 बेरियम क्लोराइड। जब इन दोनों की अपक्रिया होगी तो क्या होगा, जो ये है, ये आयन है, ये इस पर आ जाएगा, और ये जो आयन है ये इस पर आ जाएगा। अब देखो क्या हुआ, BaSO4, तो ये SO4 कहाँ जुड़ गया, Ba के पास, और ये Cl2 कहाँ जुड़ गया, क्लोरीन के साथ, तो NaCl नमक बन गया। क्या बन गया, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन गया। अब इसमें जो बेरियम सल्फेट है, ये Ba के पास दो पॉजिटिव है, SO4 के पास दो निगेटिव है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो BaSO4 बनेगा। और ये क्या होगा, एक अविलेय अवक्षेप के रूप में, मतलब जो घुलेगा नहीं, तो विलयन में नीचे बैठ जाएगा, उसी को कहते हैं अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएगा, और अब BaSO4 का निर्माण होगा। वो हम नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर अवक्षेप के रूप में इकट्ठा हो गया है। अब रासायनिक अपक्रिया का पांचवा प्रकार है उपचयन एवं अपचयन। उपचयन एवं अपचयन क्या होता है, उपचयन मतलब जब किसी भी अपक्रिया में कोई तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है या हाइड्रोजन हट जाता है, तो उस प्रकार की अपक्रिया को कहते हैं उपचयन। पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि मतलब ऑक्सीजन जुड़ जाता है, या हाइड्रोजन का ह्रास मतलब कमी, हाइड्रोजन हट जाता है, तो उस प्रकार की अपक्रिया को कहते हैं उपचयन अपक्रिया। अपचयन क्या है, इसका अपोजिट, एकदम इसका उल्टा। इसमें क्या होता है, पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि, हाइड्रोजन जुड़ता है, और ऑक्सीजन का ह्रास, कमी होना, ऑक्सीजन हट जाता है, तो इस प्रकार की अपक्रिया को कहते हैं अपचयन अपक्रिया। इसे हम एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे कार्बन के साथ ऑक्सीजन की अपक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब देखो, कार्बन के साथ ऑक्सीजन की अपक्रिया हुई तो क्या बन गया, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो कौन सी अपक्रिया होती है, उपचयन। तो इसमें कहा जाएगा कार्बन का क्या हो गया, उपचयन। अब अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे CuO+H2, तो क्या बनेगा, Cu+H2O। अब देखो, इसमें दो अपक्रियाएं, इसमें एक CuO है, इसमें क्या होता है,
अगला Cu बन गया, इससे ऑक्सीजन क्या हो गई, हट गया। जब ऑक्सीजन हट गया तो इसका मतलब इसमें क्या हो गया, अपचयन। अब अगला देखते हैं, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या बन गया, पानी, जल बन गया। अब इसके साथ जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, उपचयन। तो इसमें CuO का अपचयन हो रहा है और हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। अब अगला है, अब देखो इस अपक्रिया में क्या होता है, अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है, दोनों एक साथ हो रहा है एक ही अपक्रिया में। तो जब किसी भी अपक्रिया में उपचयन और अपचयन एक साथ होते हैं तो उस प्रकार की अपक्रिया को हम बोलते हैं रेडॉक्स अपक्रिया या उपचयन अपचयन अपक्रिया। रेडॉक्स उपचयन अपचयन अपक्रिया, इसमें क्या होता है, जिस अपक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों हो उन अपक्रियाओं को रेडॉक्स अपक्रियाएं कहते हैं। अब जैसे यही वाला एग्जांपल लेंगे हम, CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O। अब इसमें CuO से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है तो Cu बन रहा है, ऑक्सीजन हटना मतलब अपचयन। अब इसमें हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया, पानी बन गया, तो ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो क्या बोलते हैं, उपचयन। तो इसमें दोनों एक साथ हो रहे हैं तो इस प्रकार की अपक्रिया को कहते हैं हम रेडॉक्स अपक्रिया। अब हम दैनिक जीवन में देखते हैं, जैसे कि बहुत सी चीजें हैं जब हम वायुमंडल में खुली छोड़ देते हैं तो कुछ दिन बाद क्या होता है, उसमें से कुछ स्मेल आने लगती, कुछ महक, कुछ गंध आने लगती है, ठीक है। तो क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है, उस चीज का उपचयन हो जाता है। तो हम पढ़ेंगे संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता मतलब नमी, वायु या पानी आदि के संपर्क में आता है तब धातु संक्षारित हो जाती है। संक्षारित मतलब उसमें कुछ कमी आने लगती है तो उसको हम बोलते हैं संक्षारण। जैसे उदाहरण लेते हैं, लोहे पर जंग लगना, ये तो सबने देखा होगा कि जब हम लोहा होता है उसको छोड़ देते हैं ऐसे खुली जगह पर जहाँ पानी हो और धूप आ रही हो, हवा आ रही हो, तो क्या होता है, लोहे पर लाल कलर का कुछ जमने लगता है, तो वो जो लोहा है धीरे धीरे कम होने लगता है, इसका मतलब उसका संक्षारण हो रहा है। जैसे चांदी है, उस पर हम हमेशा देखते हैं, कोई चांदी की चीज खरीद के लाते हैं, जब हम उसमें देखते हैं कि थोड़े दिन बाद वो काली पड़ने लगती है तो उसमें क्या होता है, उसका उपचयन हो जाता है तो उस पर काले रंग की परत जम जाती है। तांबे पर हरी परत जमना, जैसे हम लोग पूजा के बर्तन यूज करते हैं ज्यादातर, तांबे का लोटा, उसको हम खरीद के लाते हैं तब तो सही होता है, फिर उसके बाद उस पर हरे रंग का कुछ जमने लगता है तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ जो तांबा है वो क्रिया करने लगता है, उसका उपचयन होने लगता है, इसी कारण उस पर हरे रंग की परत जम जाती है। अब इसी तरह से अगला है, उपचयन होने पर और क्या होता है, अगला है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता मतलब जो उसकी गंध है वो कैसी हो गई, विकृत मतलब खराब हो गई है, इसका मतलब ये है। जैसे कि हम लोग कोई तैली चीजें, चिप्स वगैरह ऐसे रख देते हैं खुले में तो कुछ दिन बाद उससे स्मेल आने लगती है। जैसे वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है। वायु के संपर्क में, क्योंकि वायु में क्या है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन क्रियाशील नहीं है तो ऑक्सीजन से वो क्या करता है, क्रिया कर लेता है और उसका उपचयन हो जाता है। उपचयन मतलब उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं विकृत गंधिता। जैसे चिप्स वगैरह का पैकेट है, उसको हम लोग अगर खुला छोड़ दें खोल के तो क्या होगा, कुछ दिन बाद उसमें स्मेल आने लगेगी, उसमें उसका क्या हो जाएगा, उपचयन, उसके साथ ऑक्सीजन क्रिया कर लेगी। इसी कारण से जो चिप्स की पैकेट होते हैं, जो चिप्स की थैलियां होती हैं, उसमें से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हटाकर उसके स्थान पर नाइट्रोजन जैसी कम क्रियाशील होती हैं उस गैसों को भर देते हैं, जिससे वो ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए और उसके गंध में कोई भी परिवर्तन ना हो। या एक दूसरा तरीका है, हम लोग फ्रिज में रखते हैं तो फ्रिज में रखने से भी क्या होता है
कोई भी वस्तु है वो ऑक्सीजन के संपर्क में सीधे नहीं आती है और थोड़े ज्यादा दिनों तक सही रहती है। अब रासायनिक अपक्रियाओं के हम प्रकार पढ़ चुके हैं। अगर हम तापमान के आधार पर देखें तो रासायनिक अपक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं तापमान के आधार पर। एक होती है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, दूसरी ऊष्मा शोषी अपक्रिया। जैसे ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा निकल रही है, तो जब क्या होता है, जिन अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, तो उस प्रकार की अपक्रिया को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जैसे कोई अपक्रिया हो रही है तो उसमें उत्पाद बनता है और उसके साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, तो उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। जैसे एग्जाम्पल से हम देखते हैं, जैसे ये गैस है, मेथेन गैस है, इसको ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया होती है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी और ऊष्मा। ये अपक्रिया होगी तो इसके साथ क्या निकलेगी, ऊष्मा। जब ऊष्मा निकलती है तो उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। अब अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे ग्लूकोज है, जो हम लोग लेते हैं, चीनी वगैरह खाते हैं या ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, कई चीजें लेते हैं भोजन में और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो हमारे शरीर में क्या होता है, उस ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है और तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। हम लोग हमेशा सांस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। फिर पानी बनता है और ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा का प्रयोग हम किसमें करते हैं, चलने फिरने में, काम करने में, तो इसमें भी ऊर्जा निकली, इसलिए ये कौन सी अपक्रिया हुई, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। अगली अपक्रिया है ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ऊष्मा शोषी अपक्रिया में क्या होता है, जिन अपक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग विद्युत वियोजन में पढ़ चुके हैं, वियोजन अपक्रिया पढ़ चुके हैं, उसमें क्या होता है, एक जो पदार्थ है वो दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, तो उसको तोड़ने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा देनी पड़ती है। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था वियोजन अपक्रिया में, चूना पत्थर है, चूना पत्थर CaCO3, इसको ऊष्मा देंगे तो बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो ऊष्मा देने पर जो ये पदार्थ था दो अब पदार्थों में टूट गया, तो इसको ऊष्मा देनी पड़ी। तो जिसमें ऊष्मा देनी पड़ती है तो उस प्रकार की अपक्रिया को कहते हैं ऊष्मा शोषी अपक्रिया। अब ये हमारा पहला चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो में अब द्वितीय चैप्टर के बारे में, सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे।